हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का मौर्य एजुकेशन 07 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, क्लास 12 की फिजिक्स के अंतर्गत आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा चैप्टर है प्रिज्म। तो प्रिज्म में आज हम लोग देखने वाले हैं प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक तथा विचलन कोण में संबंध। लोग जानने वाले हैं क्या कि प्रिज्म कोण, अपवर्तनांक तथा विचलन कोण में क्या संबंध होता है। तो जैसे हम लोगों ने क्लास 10 में भी पढ़ा है और इससे पहले भी अगर आपने देखा हो तो कैसे हम लोग एक प्रिज्म पर कैसे किरणों को अपवर्तित करवाते हैं इसके बारे में जानते हैं ना। तो जान लेते हैं कैसे। अगर मान लीजिए एक आपका ये प्रिज्म है, ये क्या हो गया, आपका एक प्रिज्म हो गया, और इस प्रिज्म पर जो किरणें होती कैसे अपवर्तित होती हम लोग इसके बारे में जानने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए आपका ये एक प्रिज्म है जो क्या है, पारदर्शी है, जिसके हम लोग आर पार देख सकते हैं। और जब क्या करेंगे, इस पर कोई किरण अपवर्तित करवाएंगे और हमें पता है अपवर्तन के नियम के अनुसार जब भी कोई किरण क्या होता है, किसी भी क्या होगा, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होता है, अभिलंब की ओर झुक जाती है। और हमें ये पता है कि जब कभी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है कि अभिलंब से दूर हट जाती है। तो उसी प्रकार से हम लोग जानने वाले हैं। जैसे मान लिया ये क्या है, एक ऐसा है पारदर्शी माध्यम है, और यहाँ से जब मैं एक किरण को क्या करवाने वाले हैं, अपवर्तित, जब यहाँ से एक किरण अपवर्तित करेगी, मैं मान लेता हूँ कि जो ये वाला माध्यम है ये क्या है, वायु, और जो है ये कांच है। ठीक। अब अपवर्तन के नियम के अनुसार हमें पता है जब भी किरण कोई क्या होगी, अपवर्तित होगी, तो वह क्या होगी, जब किसी विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो क्या होगा, वह सदैव क्या होगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अगर ये मैं इसमें एक अभिलंब डाल रहा हूँ तो मैं देखूंगा कि जो ये किरण है ये क्या होगी, इधर जाने की बजाय ऊपर जाने की बजाय क्या होगी, ये नीचे यानी अभिलंब की ओर झुक जाएगी। और जब ये अभिलंब की ओर झुकेगी तो कुछ ऐसे जाएगी। ठीक है, कैसे जाएगी, एक ऐसे जाएगी। बैठ जाओ फिर। ठीक, क्या होगा, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। उसी प्रकार जब दूसरी ओर जाएगी, देख रहे हैं कि क्या हुआ, ये किसमें, वायु से कांच में गई है, और जो वायु होती है वो विरल होती है और जो कांच होता है वो सघन होता है। उसी प्रकार जब हम देखेंगे निर्गत किरण कैसे होती है, अब क्या हो गया, यहाँ पे माध्यम परिवर्तित हो गए, अब क्या हो गया, कांच, और इधर जो हो जाएगा ये है वायु। यानी जब ये वायु हो गई तो जब किरण जाएगी तो क्या होगा, अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो मैं मान लेता हूँ कि यहाँ से मैं अगर एक अभिलंब डालूँ, अगर मैं यहाँ से एक अभिलंब ऐसे डाल दूँ, जैसे मान लीजिए मैंने एक अभिलंब डाला, अब क्या हुआ, जब अभिलंब डाला तो क्या कह रहा है, नियम के अनुसार अपवर्तन में क्या होता है, ये अभिलंब से दूर हटेगी, और जैसे ही दूर हटेगी, ऐसे जाना तो ऐसे चाहिए था, ये नीचे की ओर ऐसे चली आएगी। जब ये नीचे की ओर ऐसे चली आएगी तो हम देख रहे हैं ये कैसी किरण है, निर्गत किरण है। इन दोनों किरणों को क्या करेंगे, अगर हम पीछे बढ़वाएं, देखिए अगर पीछे बढ़ाएं इनको तो क्या होता है, एक जगह पर दोनों मिलती हैं, और जहाँ पर ये दोनों मिलती हैं यहीं पर इनका एक कोण बनता है जिसे हम लोग कहते हैं विचलन कोण, और इसे हम लोग डेल से दिखाते हैं। अब क्या करते हैं, हमें पता है अपवर्तन के नियम के अनुसार जब भी कोई आपतित किरण होती है और अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उसे हम लोग कहते हैं आई यानी आपतन कोण। उसी प्रकार से जो ये वाला कोण है, जो हमारी कौन सी निर्गत किरण है, आपस में दोनों कोण बराबर होते हैं। जब ये आई है तो ये भी आई होगा, लेकिन हम दोनों को आई ही नहीं लिख सकते। मैं इसे मान लेता हूँ ये I1 है, और इसे मैं मान लेता हूँ क्या है, I2 है। अब क्या होगा, जब ये अपवर्तन कोण है तो इसमें क्या होगा, इसमें भी एक और कोण बनता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, R1, और ये हो जाएगा कौन सा, R2। ठीक है, मैं इसके नाम दे देता हूँ, ये जो तुम्हारा कोण है आपतन, ये कह सकता हूँ प्रिज्म कोण है, इसके नाम दे देते हैं A है, B है, और ये वाला C है। ठीक, इसे मैंने कह दिया P है, और ये वाला Q है, और इसका नाम दे दिया ये T है। ठीक, वैसे ही क्या करें, जब ये विचलन कोण है तो ये हो जाएगा कौन सा, विचलन 1, और ये हो जाएगा 2 क्यों कर दिया, क्योंकि ये 1 है तो ये भी 1 होगा, अगर ये 2 है तो ये भी 2 होगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, फटाफट इसे डेरिवेट कर लेते हैं, वरना क्लास क्या होगा, बहुत लंबी हो जाएगी। जब डेरिवेट करेंगे तो हमें पता है कि जो क्या होता है शीर्षाभिमुख कोण, अगर मैं ऐसे बनाऊं तो देखेंगे क्या, जो ये वाला कोण और ये वाले कोण आपस में बराबर होते हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जितना कोण ये वाला बना है उतना ही कोण ये दोनों मिलाकर होंगे। तो इस आधार पर मैं कह सकता हूँ क्या कि I1 बराबर हमारा हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा R1 प्लस डेल 1 हो जाएगा। समझ में आ गया। किस नियम के अनुसार, मैंने बताया है कि शीर्षाभिमुख कोण जो होते हैं आपस में बराबर होते हैं। मैं इन दोनों को बराबर दिखा देता हूँ
और अगर मैं यहाँ से विचलन का मान निकालूँ तो ये इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो विचलन 1 बराबर हो जाएगा क्या, आई हो जाएगा और माइनस का R1 हो जाएगा। इसे मैं मान लेता हूँ समीकरण 1 है। फिर इसी प्रकार मैं इधर देखूँ जो हमारी निर्गत किरण थी इससे निकालेंगे तो ये हो जाएगा कौन सा, विचलन 2 हो जाएगा और I2 और माइनस R2 हो जाएगा। इसे मैं मान लेता हूँ समीकरण 2 है। अब जब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे हमारी एक में है कि जो बाह्य कोण होता है वो अंतः दो कोणों के योग के बराबर होता है। एक में बन के तैयार होती है, एक थ्योरम होती है जिसे हम लोग कहते हैं ऐसे, यानी जितने ये दोनों कोण होंगे इस वाले कोण के बराबर होंगे। आप इस कोण को देखिए और यहाँ पे ये वाला जो कोण आपका बन रहा है इसे आप देखिए तो ये दोनों कोण जो होंगे इसके बराबर होंगे। यानी तुम्हारे अगर बात करें विचलन जो होगा 1 और 2 जो है वो किसके, इसके बराबर हैं। तो इस आधार पे अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो ये क्या हो गया, विचलन ये कह सकते हैं, या फिर डेल हो जाएगा क्या, डेल 1 और प्लस डेल 2 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारे पास समीकरण 1 और समीकरण 2 है दोनों की वैल्यू पुट करवाएंगे। जब वैल्यू पुट करवाओगे तो ये हो जाएगा कौन सा, ये हो जाएगा I1 और ये हो जाएगा R1 और इसमें हो जाएगा क्या I2 और दूसरा हो जाएगा कौन सा, माइनस का R2 हो जाएगा। ठीक है, आगे आ जाते हैं और इसके बारे में देखते हैं। दोनों में देखेंगे जो R वाले एक तरफ कर लो और I वालों को एक तरफ करोगे तो ये डेल बराबर हो जाएगा I1 प्लस I2 हो जाएगा और इसमें से माइनस कॉमन ले लोगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा ना। अब आगे देख लेते हैं कि इसमें एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है। देखो A, P, T और Q में, कौन सा A, P, T और Q में, तो लिखेंगे क्या, चतुर्भुज कौन सा हो जाएगा, A, P, T और Q में। अगर हम इसमें देखेंगे A, T, P, Q में तो चारों को अगर देखें तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है। लेकिन उसी आधार पर देखें तो जब कोई किरण ऐसे आकर के इस तरीके से काटे तो जो ये वाला कोण बनके तैयार होता है वो 90 का होता है। वही इसमें भी हम लगाने वाले हैं एक थ्योरम है जिस आधार पर जो ये वाला पूरा कोण है ये और ये वाला दोनों 90 के हो गए और ये कोण मुझे पहले से पता है A है। तो अगर हम देखें तो जो कोण हमारा A है और जो कोण हमारा P है और जो कोण हमारा क्या है Q है और प्लस T है, ये कितने होंगे 360 के। इसमें देखेंगे जो A है उसकी वैल्यू क्या रखेंगे A, और प्लस में देखेंगे जो ये P है इसका मान रखेंगे कितना 90 और जो Q है ये भी 90 हो जाएगा। और अगर यहाँ देखें तो T की वैल्यू हमें पता नहीं है तो वैसे ही छोड़ देने वाले हैं, आगे जाएंगे तो हो जाएगा 360। फिर देखते हैं अगर दोनों को ऐड कर लें तो हो गया A प्लस 180 हो जाएगा और ये हो जाएगा T बराबर 360। जब इन सबको उस पार लेके जाएंगे और इधर हम T को ही छोड़ देते हैं तो T बराबर हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा कितना 180 और माइनस का A होगा। ठीक है, इसे माने कितना 1, 2 और ये समीकरण कितना मान लेते हैं, ये 3 है। तो इस प्रकार से ये समीकरण कौन सा हो गया, चौथा। उम्मीद है कि समझ में आया होगा। अब यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास नीचे वाला जो ये चतुर्भुज है, सॉरी ये त्रिभुज जो नीचे वाला है, अगर देखें तो त्रिभुज के तीनों कोणों का जो कितना होता है 180 होता है। तो देखेंगे कौन सा P, Q और T में जब चेक करेंगे त्रिभुज में, इसमें जब चेक करोगे तो ये R1, R2 और ये T, R1, R2 और ये T तीनों को अगर आपस में देखेंगे तो 180 के बराबर हैं। तो ये R1 प्लस R2 और प्लस में हो जाएगा कोण T बराबर 180 के बराबर होगा, है ना। और यहाँ पे देख रहे हैं अगर मैं इसे उधर भेज दूँ तो ये T बराबर हो जाएगा कितना 180 और माइनस दोनों से कॉमन ले लो तो हो जाएगा क्या R1 प्लस R2 हो जाएगा। और इससे मैं मानता हूँ समीकरण कौन सा है, 5वां है। ठीक है, अब क्या करते हैं इधर आ जाते हैं और दोनों की वैल्यू रख लेते हैं। देख रहे हैं यहाँ पर भी T और यहाँ पर भी T है। अगर ये दोनों आपस में बराबर हैं तो ये दोनों भी बराबर ही होंगे। तो हम लिखेंगे क्या, समीकरण कितने से 4 तथा 5 से। आप समीकरण 4 और 5 से देखोगे तो ये होगा कितना 180 माइनस A बराबर हो जाएगा कितना 180 माइनस R1 प्लस R2 होगा। अब इसमें से हम देख रहे हैं कि जो हमारा 180 है इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा क्या, माइनस A बराबर माइनस R1 प्लस R2 बचेगा। इससे माइनस भी कैंसिल हो गया तो बचा क्या, A बराबर R1 और प्लस R2 बचा हुआ है। ठीक, अब क्या होगा, इसमें एक स्थिति आती है न्यूनतम विचलन की। जब लिखेंगे क्या, न्यूनतम विचलन की स्थिति आएगी तो जो हमारा R1 है और जो हमारे पास I2 है सब क्या मिलके हो जाएंगे, I के बराबर हो जाएंगे। तो हम देखेंगे क्या लिखेंगे, न्यूनतम विचलन की स्थिति में
में विचलन की स्थिति में क्या होता है, जो हमारा I1 था और जो हमारे पास I2 था वो हो जाएगा किसके, I के बराबर, और जो हमारे पास R1 था और किसके R2 था वो हो जाएगा किसके, R के बराबर। जैसे ये दोनों बराबर हो जाते हैं हम फटाफट क्या करते हैं, इसकी वैल्यू इसमें पुट करवा लेते हैं और देखेंगे जैसे ही वैल्यू इसमें पुट करवाएंगे, इसे मैं मान लेता हूँ कितना, ये समीकरण तुम्हारा 6 है, ठीक है। जब समीकरण हमारे पास 6 इसमें वैल्यू पुट करवाएंगे तो ए बराबर हो जाएगा कितना, R और प्लस R, दोनों ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना 2R, और R की वैल्यू पुट करवाएंगे इधर, ये गुणे में इधर आएगा तो भाग में होगा और R बराबर A/2 हो जाएगा। समझ में आया? उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। इधर स्पेस कम है, इधर हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इरेज कर देते हैं और इधर कर लेते हैं डेरिवेट। अब देखेंगे जब हमारे पास ये हो गया तो हमारे पास एक और समीकरण कौन सा था, यहीं से बिगड़ गया, मैं दोबारा से लिखे देता हूँ। जैसे हमारे पास था डेल बराबर, ये था R1 और प्लस R2 था और यहाँ पे था माइनस, शायद उल्टा हो गया, ये यहाँ पे था क्या, I1 प्लस I2 था और माइनस का यहाँ पे था I2 था और यहाँ पे था R1 प्लस R2 था। अब यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुट करवाऊँ दोनों की, देखो ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों होने वाले हो जाएंगे I, और ये हो जाएगा ये भी I हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे देखो R1 और R2, यहाँ से मैं चाहूँ तो A की वैल्यू रख सकता हूँ तो ये हो जाएगा क्या A, ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा कितना 2I बराबर 2I और माइनस का A हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे चाहूँ तो मैं I की वैल्यू रख सकता हूँ, अगर मैं देखूँ ये इधर काहे में माइनस में इधर आएगा बराबर के तो प्लस में होगा, तो ये हो जाएगा क्या 2I बराबर हो जाएगा क्या डेल प्लस का A होगा, और ये इधर देखोगे काहे में गुणे में उधर जाएगा तो भाग में होगा, डेल प्लस A/2 हो जाएगा। तो ये एक और समीकरण हमारे पास बन गया। टोटल देखो ये 6 था तो ये हो जाएगा कौन सा, 7वां हो जाएगा, है ना। स्पेस इधर भी कम है, फिर से आप इसे नोट पाट कर लीजिए, फिर आगे से हम क्या करते हैं इसे भी थोड़ा डेरिवेट कर लेते हैं। चलिए आगे डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास एक स्नेल का नियम होता है, स्नेल का नियम होता है और ये नियम सबको पता है, और ये होता है क्या n बराबर, ये होता है क्या साइन I/साइन R होता है, और जैसे इसमें वैल्यू रखोगे तो ये क्या हो जाएगा n बराबर ये साइन, और देखो यहाँ पे मैंने I की वैल्यू निकाली थी, कहाँ चली गई ये वाली, जब वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो ये वैल्यू आपकी होने वाली है डेल प्लस A और बाई में हो जाएगा 2। नीचे देखेंगे इसी तरह रखेंगे तो वैल्यू हो जाएगी क्या A/2, क्योंकि हमने अभी भी देखा होगा ये R की वैल्यू निकाली थी, बस वैल्यू हमने यहाँ पे पुट करवा दी, और यही आपका हो जाएगा क्या, फार्मूला बन के तैयार हो गया। ठीक, जब कोण क्या हो जाए 5 डिग्री से भी कम हो जाए, जो ये वाला कोण है जब कितना हो जाए, मैं मानता हूँ कि जो हमारे पास प्रिज्म है वो बहुत पतला है, और जो प्रिज्म क्या होगा पतला होगा और 5 अंश से भी कम होगा, तब हम मानना पड़ेगा क्या ये दोनों यहाँ से क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, जब प्रिज्म बहुत पतला हो, बहुत पतला हो तब क्या होगा, जो तुम्हारा साइन क्या था डेल प्लस A/2 था, यहाँ से केवल क्या बचने वाला है डेल प्लस A/2 बचेगा, और जो तुम्हारा साइन A/2 था ये तुम्हारा क्या बचने वाला है, केवल A/2। ठीक, इस स्थिति में अगर हम देखें, इधर लिख लेते हैं, फिर से इसे रेज कर लेते हैं और यहाँ पर लिख लेते हैं, आप नोट कर लीजिएगा और देखते हैं तो हमारे पास बचने वाला क्या है, n बराबर ऊपर बचेगा क्या डेल प्लस A/2 और नीचे बचने वाला है A/2। देख रहे हैं ये दूसरे ये दो कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, n बराबर डेल प्लस A/ नीचे बचेगा A बचने वाला है, और ये इधर भाग में इधर आएगा तो गुणे में होगा, और जैसे ही होगा तो ये होने वाला है क्या AN, और इधर हो जाएगा डेल प्लस A होगा। अब A को इधर ले आते हैं, इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो नीचे लिख लेते हैं तो ये हो जाएगा AN माइनस A, और इधर बचेगा डेल। जैसे ही और आगे सॉल्व करेंगे, स्पेस कम है, आइए फिर इधर भी और इरेज करते हैं और इधर कर लेते हैं। हमने देखा इन दोनों में कुछ कॉमन है और एक कॉमन कर लेते हैं तो बचेगा क्या n-1, और इधर बचने वाला है डेल। ठीक है, और जब यहाँ पे डेल बचा हुआ है, अब इसे चाहें तो इधर ले जा सकते हैं, और यही हमारा एक और फार्मूला बचता है, और किसका है ये पतले, और जब प्रिज्म क्या हो बहुत पतला हो तो ये होगा क्या n-1 और हो जाएगा A। ठीक है, तो इस आधार पे हमने क्या किया है कि पूरे को हम लोगों ने डेरिवेट कर लिया है, यानी जो हमारा था प्रिज्म कोण यानी A और अपवर्तनांक n
और विचलन कोण जो डेल था, इन तीनों में संबंध को देखा। आप इसे क्या करिए, 2 से 3 बार आप इस क्लास को देखेंगे, आपको पूरा का पूरा अच्छे से याद हो जाएगा। और फिर भी अगर आपको याद नहीं होता तो आप दोबारा से देखिएगा, ठीक है। तो देखते रहिए मौर्य एजुकेशन 07 और एंजॉय करते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय बाय।